तेरे जैसी बदसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है? मैं तुमसे कम सुंदर हो सकती हूँ, लेकिन तेरी तरह घमंडी नहीं हूँ। राजकुमार जिसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, उसमें सुंदरता के साथ साथ गुण और मन की पवित्रता भी देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि तेरे अंदर सुंदरता के अलावा और कुछ है। वो तो तभी पता चलेगा जब राजकुमार किसी को अपनी पत्नी के रूप में चुनेंगे। लेकिन तुझे मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मैं राजमहल में प्रवेश करूंगी, तेरी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी और राजकुमार सिर्फ मुझसे ही विवाह करेंगे। सूर्यगढ़ राज्य के महाराज वीरेंद्र का एकमात्र पुत्र था युवराज आर्यवीर। जैसे ही आर्यवीर विवाह योग्य हुआ, महाराज वीरेंद्र ने आसपास के राज्यों में उसके विवाह के लिए योग्य कन्या खोजने की घोषणा करवा दी। ये खबर सुनते ही आसपास के राज्यों की लड़कियां राजमहल के सामने कतार लगाकर खड़ी हो गईं। सुबह से शाम तक हर कोई सिर्फ युवराज आर्यवीर की अर्धांगिनी बनना चाहती थी। एक के बाद एक लड़कियों के चेहरे देखते देखते युवराज का चेहरा थकान और निराशा से भर गया। उधर सूरज ढलने के साथ साथ कन्याओं का उत्साह भी फीका पड़ने लगा। पिताजी, यह सब बंद कर दीजिए। मुझे नहीं लगता इस तरह मैं अपनी जीवन संगिनी खोज पाऊंगा। देखो बेटा, मेरा समय अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एक दिन इस विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। लेकिन मैं सिर्फ सिंहासन का वारिस नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तेरे जीवन में ऐसी संगिनी आए जो तुझे कभी गलत रास्ते पर भटकने ना दे। पिताजी, मैं समझता हूँ कि इस उम्र में पुत्र की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन मैं अपना भाग्य स्वयं लिखूंगा। युवराज, इस घने जंगल में अकेले जाना उचित नहीं है। यदि आप सैनिकों के साथ नहीं जाना चाहते, तो कम से कम मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। नहीं सेनापति, यह सच है कि हर कठिन समय में तुम एक मित्र बनकर मेरे साथ खड़े रहे हो, लेकिन इस समय मैं कुछ पल अकेले बिताना चाहता हूँ। आर्यवीर ने सेनापति विक्रम की एक भी बात नहीं सुनी और घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा के जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जंगल में पहुंचने के बाद उसने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और धनुष बाण लेकर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। बिना समय गवाए आर्यवीर ने खरगोश की ओर बाण चला दिया। बाण खरगोश को लगते ही युवराज पीछे से एक छुरा निकालकर घायल खरगोश की ओर बढ़ने लगा। दयालु महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को मारकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसके बदले में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारी जानकारी मेरे कितने काम आती है। अगर तुम्हारी बात मेरे लिए लाभदायक हुई तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, लेकिन तुम एक खरगोश होकर इंसानों की तरह बातें कैसे कर रहे हो? उस कहानी को संक्षेप में बताने के लिए मुझे 9 साल पीछे जाना होगा। 9 साल पहले मैं हमेशा से खरगोश नहीं था, मैं आपकी तरह इंसान था। मेरा एक छोटा सा परिवार था और जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में मैं अपने परिवार के साथ रहता था। हमारी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा यही जंगल था। मैं हर दिन जंगल में शहद इकट्ठा करता था और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन मीठा शहद इकट्ठा करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जंगल में बहुत भीतर पहुंच चुका हूँ। अरे,
ये कैसा पेड़ है? इतना विशाल पेड़, लेकिन इसमें तो सिर्फ 3 पत्ते हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, मुझे याद आ रहा है कि बचपन में दादी माँ ने एक ऐसे ही पेड़ की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में कहा गया था कि इस पेड़ की पत्तियों में एक सुंदर कन्या के प्राण बसते हैं। देखता हूँ क्या वो कहानी सच थी। जैसे ही वो पेड़ के पास बढ़ा तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंज उठी। ऐ दुष्ट मानव, वहीं रुक जा। ये अलौकिक वृक्ष सिर्फ मेरा है और इसके तीनों पत्तों पर भी केवल मेरा अधिकार है। इसके बाद उस डायन ने अपने जादू से मुझे खरगोश में बदल दिया। अब ध्यान से सुनिए युवराज, यहाँ से पूर्व दिशा में जंगल की ओर भीतर जाने पर आपको एक बड़ा तालाब दिखाई देगा। उस तालाब के पास वह 3 पत्तों वाला अलौकिक वृक्ष है। उस वृक्ष के तीनों पत्तों में से यदि एक पत्ता तोड़ दिया जाए तो वही पत्ता एक सुंदर कन्या का रूप लेता है। आर्यवीर ने खरगोश को जीवन दान दिया और उसकी बताई दिशा में पूर्व की ओर जंगल के अंदर बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार उसके सामने वह रहस्यमयी 3 पत्तों वाला अलौकिक वृक्ष आ गया। युवराज ने बिना समय गवाए उस वृक्ष का एक पत्ता तोड़ दिया। पानी, मुझे पानी दो, पानी दो। बिना समय गवाए युवराज पास के तालाब से पानी लाकर उस लड़की को पिलाते हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि तालाब का पानी पीते ही वह युवती युवराज के सामने तड़पकर प्राण त्याग देती है। युवराज उदास और निराश मन से अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य लौट आता है। अगली सुबह होते ही युवराज फिर से घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल निकल पड़ा। पहले दिन की तरह उसने घोड़े को पेड़ के नीचे बांधा और शिकार की तलाश में जंगल के भीतर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। हिरन को देखते ही युवराज ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था, हे वीर युवराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे जीवन दान की भीख मांगता हूँ। यदि आप मुझ पर थोड़ी सी भी दया करेंगे तो बदले में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो तुम भी उस डायन का शिकार हो चुके हो? अरे लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी यह हालत उस डायन ने की है? कल शिकार के दौरान मुझे एक खरगोश मिला था। वह भी तुम्हारी तरह इंसान की भाषा में बातें कर रहा था। उसी ने मुझे उस डायन के बारे में बताया। यह तो ठीक है, लेकिन आप मेरी बातें कैसे समझ पा रहे हैं? मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मैंने पहले भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस राज्य में कोई भी मेरी भाषा नहीं समझ पाया है। तुम विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। संक्षेप में कहे तो 7 महीने पहले मैं अपने मित्र के साथ जंगल में साल के पत्ते इकट्ठा करने आया था। नरेंद्र भाई, मुझे नहीं लगता
इन पेड़ों पर अच्छे पत्ते हैं। चल आज जंगल में थोड़ा अंदर चलते हैं। अरे भाई, क्या तू भूल गया है? 2 महीने पहले मोहन भैया शहद इकट्ठा करने इसी जंगल आए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद भी तेरी हिम्मत हो रही है जंगल के अंदर जाने की? अरे पागल, बहुत अंदर नहीं, बस थोड़ा आगे तक चलेंगे। अरे यहाँ पर तो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। चलो इनसे कुछ बोल के देखता हूँ, क्या ये मेरी बात समझते हैं? तभी अचानक उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। अरे नरेंद्र देख, खरगोश, आज तो बढ़िया दावत होगी। पकड़ पकड़ इसे। लगता है ये लोग मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी मैं आखिरी कोशिश करता हूँ। अगर मैं इन्हें उस अलौकिक पेड़ तक ले जाऊँ तो शायद दोनों मिलकर उस डायन को पकड़ ले और मेरी जान बच जाए। दोनों दोस्त खरगोश का पीछा करते करते आखिरकार उस 3 पत्तों वाले अलौकिक वृक्ष के सामने पहुंच गए। तभी अचानक एक भयानक आवाज चारों ओर गूंज उठी। लोभी इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फिर से मेरे अलौकिक वृक्ष पर नजर डालो। इसकी तुम्हें भयानक सजा मिलेगी। नहीं दादी माँ, हम एक खरगोश का पीछा करते करते गलती से यहाँ आ गए हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। लेकिन डायन ने नरेंद्र की एक भी बात नहीं सुनी। उसने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और दोनों की तरफ चमकती हुई रोशनी की किरणें फेंक दी। उधर भवेश नरेंद्र को पीछे से धक्का देकर गांव की तरफ भाग निकला। वो भाग गया तो क्या हुआ? इससे मुझ पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे मंत्र से जिसे भी मैं पशु में बदल देती हूँ उसका अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाता है। नरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति अब इस संसार में नहीं रहेगा। याद रखना, उसके दोस्त, माँ, पत्नी, सबके दिमाग से उसकी याद मिट जाएगी। और इसी तरह नरेंद्र और का अस्तित्व हमेशा के लिए राज्यवासियों की यादों से मिट गया। उस डायन की बात सच थी। उस दिन से राज्य के लोग मेरे साथ साथ मेरा नाम तक भूल गए। तुमने जो कहा वो सब मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है कि तुम लोगों की बातें मैं कैसे समझ पा रहा हूँ। और हाँ, तुम किसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर रहे थे। तो ध्यान से सुनिए युवराज, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर कुछ दूर जाने पर। इसके बाद हिरण ने भी युवराज को वही जानकारी दी जो खरगोश पहले दे चुका था। ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। तुम्हारी यह जानकारी मेरे किसी काम की नहीं। कल एक खरगोश भी मुझे यही बात बता चुका है। लेकिन उसने आपको पूरी बात नहीं बताई। जब वह पत्ता कन्या में बदल जाए तब तालाब के पानी में अपने रक्त की कुछ बूंदें मिलाकर उसे पिलाना, तभी वह जीवित रह पाएगी। हिरण की बात सुनकर युवराज फिर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह फिर उसी अलौकिक वृक्ष के पास पहुंच गया। कल की तरह उसने फिर एक पत्ता तोड़ा और वह पत्ता फिर से एक सुंदर युवती में बदल गया। पानी, मुझे पानी दो, पानी दो। युवराज ने तुरंत तालाब के पानी में अपने रक्त की एक बूंद मिलाकर उस युवती को पिला दिया।
लेकिन रक्त मिला पानी पीने के बावजूद दूसरी बार भी वह युवती कुछ ही क्षणों में मर गई। दूसरी बार असफल होने पर युवराज दुखी मन से वापस राज्य की ओर लौटने लगा। उसी समय जंगल में एक भयानक आवाज गूंज उठी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे मायावी वृक्ष के पत्ते तोड़ रहा है? जिसने भी ये पत्ते तोड़े हैं, कल भी वही यहाँ आया था। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी जो वो कभी नहीं भूलेगा। युवराज फिर से घोड़े पर सवार उधर डायन भी अपनी झाड़ू पर उड़कर युवराज से पहले उस मायावी वृक्ष के पास पहुंच गई और घास में छिपकर बैठ गई। इधर युवराज बिना समय गंवाए उस अलौकिक वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। हिरण की बात भी छोटी निकली। आखिर मैं उस कन्या को कैसे बचाऊं? मेरे दिमाग में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। युवराज, युवराज! कौन कौन मुझे बुला रहा है? मेरे सामने आओ। युवराज, मैं बोल रहा हूँ। उस डायन के श्राप से मैं भी एक पक्षी बन चुका हूँ। ये सब मैं जानता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मुझे तुम्हारी तरह 2 और जीव मिले थे। मुझे सब पता है युवराज। मैंने कल ही आपकी और उस हिरण की सारी बातें सुनी थी। मैं भी हैरान था कि पूरे राज्य में सिर्फ आप ही हमारी भाषा समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी ये सब छोड़िए। उस हिरण ने आपको लगभग सब सही बताया था, सिर्फ एक बात छोड़कर। जब वह पत्ता कन्या में बदल जाए तब इस फूल को उस तालाब के पानी में मिलाकर उसे पिला देना, तभी उसकी जान बच पाएगी। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? आप आंख बंद करके मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उस डायन के श्राप से पक्षी बना हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। डायन के श्राप से पक्षी बनने के बाद वह उड़ सकता था। इसी वजह से वह चुपके से डायन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। खिड़की से झांककर उसने देखा कि डायन एक डिब्बा खोलकर उसके अंदर रखी किसी चीज को देखकर बहुत खुश हो रही थी। यही मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु है। अगर मैं इसे उस वृक्ष के पत्तों के साथ मिला दूं, तो मुझे अपार शक्तियां और मेरा खोया हुआ यौवन वापस मिल जाएगा। कुछ देर बाद जब डायन घर से बाहर चली गई, तब जिज्ञासावश पक्षी ने उस डिब्बे के अंदर झांका। उसमें एक सुनहरे रंग का फूल रखा था।
युवराज, यही फूल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं पूरी तरह दावा नहीं कर सकता कि मेरी यह योजना सफल होगी, लेकिन आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और हाँ युवराज, सावधान रहिएगा। अगर आप डायन के हाथ लग गए तो आपकी हालत भी हमारी तरह हो सकती है। पक्षी, तुम्हारी सलाह और फूल के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस डायन को दंड देकर तुम सबको इस श्राप से मुक्त कर सकूं। इसके बाद युवराज पक्षी से विदा लेकर जंगल की ओर भीतर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह फिर उसी मायावी वृक्ष के पास पहुंच गया। युवराज ने बिना एक पल गंवाए वृक्ष का अंतिम पत्ता तोड़ दिया। जैसे ही पत्ता टूटा, उसमें से एक बेहद सुंदर युवती प्रकट हुई। उसी क्षण युवराज ने तालाब के पानी में वह सुनहरा फूल मिलाकर युवती को पिला दिया। जैसे ही युवती ने वह जल पिया, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और मैं कौन हूँ? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन अभी जल्दी चलो। उस डायन के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। स्थिति की गंभीरता को देखकर युवती ने आर्यवीर से कोई और सवाल नहीं किया और उसके साथ घोड़े पर बैठकर वहां से चली गई। अच्छा, तो ये सब युवराज का काम था। देखते देखते लड़का कितना बड़ा हो गया। उसके गले में बंधा ताबीज देखकर मुझे अपना अतीत याद आ गया, और वो अपमान भी, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाई और ना ही कभी भूलूंगी। आज तो वो उस तावीज़ की वजह से बच गया, लेकिन समय आने पर उसे उसकी सही सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा तुम लोगों पर रहेगी। अब तो बताओ, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? सब बताता हूँ। मेरा नाम आर्यवीर है। मैं इस राज्य का युवराज हूँ और तुम उस अलौकिक वृक्ष का एक हिस्सा हो। आज से तुम्हारा नाम होगा तरुलता। इसके बाद आर्यवीर ने जंगल में हुई सारी घटनाएं तरुलता को विस्तार से बता दी। बातों बातों में दोपहर कब शाम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। तरुलता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो। युवराज, मुझे अब भी बहुत प्यास लग रही है। शायद इसलिए क्योंकि मैं उस वृक्ष का एक हिस्सा हूँ। इसीलिए मुझे पूरी तरह मनुष्य बनने में अभी 7 दिन लगेंगे। तब तक मैं इसी कुएं के पास रहूंगी, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं। तरुलता के बार बार मना करने के बाद आर्यवीर उदास मन से अकेला महल लौट गया। लेकिन अगली सुबह होते ही वह नए वस्त्र, फूलों का गुलदस्ता और कुछ खाने का सामान लेकर फिर उसी कुएं के पास पहुंच गया। तरुलता से बातें करते करते कब दोपहर ढलकर शाम हो गई, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। एक दूसरे की बातों में वे इस तरह खो जाते कि मानो समय थम गया हो। सूरज डूब जाता, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होती। इसी तरह 1 दिन 2 दिन करते करते पूरा 1 सप्ताह बीत गया। समय के साथ युवराज और तरुलता के दिलों में एक अनकहा रिश्ता जन्म लेने लगा। उनकी आंखें शब्दों से ज्यादा गहरी बातें करने लगीं। खामोशियों के बीच उनके दिल एक दूसरे को समझने लगे। समय भले ही कम था,
लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा हो चुका था कि कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे की जिंदगी बन गए। उनकी सांसों में अब एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का वचन बस चुका था। युवराज, मुझे लगता है कि कल तक मैं पूरी तरह मनुष्य बन जाऊंगी। यह तो बहुत खुशी की बात है। तो कल सुबह होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तरुलता की बात सुनकर आर्यवीर खुशी खुशी महल लौट गया। लेकिन महल पहुंचने के बाद भी उत्साह के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं आई। कहते हैं, जहां सूरज की रोशनी सबसे तेज होती है, वहीं परछाइयां भी सबसे गहरी होती हैं। उधर डायन दूर से सब देख रही थी। लगता है लड़की अकेली है, यही सही मौका है। शेफाली, तैयार हो जा। इतना कहकर डायन तरुलता के पास गई। उसने उससे कुछ बातें की और मौका मिलते ही उसे कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद डायन ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी बेटी शेफाली को तरुलता का रूप दे दिया। शेफाली, आज से तेरा नाम तरुलता होगा। अब से तू युवराज की पत्नी बनकर इस महल में रहेगी। मैं इस राजमहल की दीवारें एक ही बार में नहीं तोड़ूंगी। धीरे धीरे एक एक ईंट निकालूंगी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरा ये जहर धीरे धीरे पूरे राजमहल की रगों में फैल जाएगा और अंदर से इस पूरे महल को खोखला कर देगा।